Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So from June 2018 पेपर 22 हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इस पेपर में क्वेश्चन 3 है. So let's start reading the question. Butler operates a small business. He has provided the following information for non-current assets at 31st July 2016. Cost, provision for depreciation. तो अभी आगे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोवाइड्स अस विद accumulated depreciation. Now, during the year ended 31st July 2017, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है और आपको सिली मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करनी है और इवन एट टाइम्स अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रिकी कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी आप लोगों से सॉल्व हो जाए इसमें, तो ये ज़रूर नोट करें कि ईयर जो है वो किस मंथ पे एंड हो रहा है और ये भी थोड़ा अंडरस्टैंड सोचने की कोशिश करें कि ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा. अब जब कैलेंडर ईयर होता है तो ईजी होता है कि जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है, दिसंबर में ईयर एंड हो जाता है. तो वैसा क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर लक है आप लोगों की. लेकिन अगर कंपनी ने अपने किसी 12 मंथ्स को एज अकाउंटिंग ईयर चूज किया हुआ है अपने मर्जी के, तो उसमें यू गाइस हैव टू बी केयरफुल. और इसकी एक इजी वे आउट ये है कि जैसे जुलाई 2017 में ईयर एंड हो रहा है तो उसके बाद वाला जो मंथ अगस्त है उससे ईयर स्टार्ट होता होगा. जैसे दिसंबर में ईयर एंड होता है तो उसके नेक्स्ट मंथ जनवरी से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है. तो इसका मतलब अगस्त 2016 से ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई 2016 के जो बैलेंसेज हैं वो अगस्त 2016 के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे. तो दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन: अ मशीन was sold for, there was a loss on disposal, the machine had been purchased on 28 May 2016. Plant and machinery is depreciated using the RPM at a rate of 20% per annum. A full year's depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is charged in the year of disposal. तो ये भी जरूर नोट कीजिएगा कि फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल है. और एट टाइम्स मंथली बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है. अभी मैं ये फुल ईयर वाला क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ही स्टूडेंट्स को ठीक ठाक डिफिकल्टी होती है और मंथली बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. लेकिन है मैं मंथली बेसिस की भी वीडियो करूंगा पास पेपर क्वेश्चन की. तो लॉस एंड डिस्पोजल, गेन या लॉस एंड डिस्पोजल यूजुअली में कैलकुलेट करना होता है, उसने प्रोवाइड कर दिया. इसका डिस्पोजल प्रोसीड है और इसकी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बस ये बता दी कि परचेज कब किया गया था. तो चले देखते हैं इसका क्या हो सकता है आगे. A machine was purchased by check at a cost of 37,500. The following costs were also incurred for the new machine: annual insurance, installation expenses. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइडिया होना चाहिए, वो टेस्ट कर रही है. तो अपार्ट फ्रॉम द परचेज कॉस्ट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट, कोई अदर पेमेंट्स हम कर रहे हैं which are necessary to make the non-current asset operational or to transfer the non-current asset into the business premises. So such cost will also be added to the purchase cost of the non-current asset. तो नॉन करंट एसेट अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे. तो 37,500 प्लस 4,500, it means the cost of the new machine is 42,000. Prepare the following ledger accounts for the year ended July 2017. Dates are not required. तो ये आप लोग का फेवरेट स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स यूजुअली टी अकाउंट्स पे डेट्स स्किप कर रहे होते हैं, तो होश हो जाए आप लोग, नहीं करना पड़ेगा डेट्स को एंटर. अच्छा, यूजुअली कि कॉस्ट का अकाउंट भी देता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनवाता है. तो
इन सच सिचुएशन इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर द नॉन करंट एसेट अकाउंट फर्स्ट, क्योंकि यूजुअली ये इजी होता है, तो कॉपी इसकी ज़्यादातर वैल्यूज़ को करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए डिटेल वर्किंग्स भी एट टाइम्स करनी पड़ती हैं, और वो थोड़ा और डिमांडिंग होता है, तो एटलीस्ट सर आपके कुछ मार्क्स बच जाएंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम इज के ओपनिंग बैलेंस भी है कॉस्ट का, जो न्यू मशीन की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, बट जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उसकी कॉस्ट रिक्वायर्ड है हमें इफ वी वांट टू कंप्लीट द कॉस्ट अकाउंट, अब वो तो हमें दी हुई नहीं है, तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग ये सजेस्ट करेंगे कि अगर सर डिस्पोजल अकाउंट बना लें तो हो सकता है कॉस्ट आ जाए डिस्पोज्ड ऑफ मशीन की, लेकिन देखिए अब प्रोसीड्स और लॉस ऑन डिस्पोजल तो है, लेकिन अब उसकी कॉस्ट नहीं है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इवन अभी नेट बुक वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, तो डिस्पोजल अकाउंट बना के हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर नहीं सकते डिस्पोज्ड ऑफ मशीन की। लेकिन गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने का एक और मेथड भी होता है, और मैं तो यही प्रेफर करता हूँ इन कंपैरिजन टू अ डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज दैट इज मोर लॉजिकल। डिस्पोजल अकाउंट थोड़ा रट्टा टाइप का होता है, तो हम प्रोसीड्स और नेटबुक वैल्यू को कंपैरिजन करके गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है कि अब प्रोसीड्स अगर ज़्यादा है नेटबुक वैल्यू से तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम थी और वो बिग ज़्यादा का गया, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ गेन ऑन डिस्पोजल। और किसी नॉन करंट एसेट की हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन वो सेल कम का हुआ, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो आई थिंक सो प्रोसीड्स और लॉस हमें गिवन है, अब इसकी हेल्प से हम नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली नेटबुक वैल्यू कॉस्टली है, उससे वो अकाउंट कंप्लीट भी नहीं होगा कॉस्ट का, बट दैट नेटबुक वैल्यू माइट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग एनी अदर वैल्यू, इसलिए उसको कर लेते हैं। अब देखिए लॉस जो है वो 3000 का है। अच्छा बाय द वे इसको नेटबुक वैल्यू माइनस प्रोसीड्स भी कर सकते हैं, बट आप लोग अगर प्रोसीड्स माइनस नेटबुक वैल्यू को फॉलो करेंगे तो आप लोग के लिए ईजियर होगा डिसाइड करना कि वेदर गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है। ऑब्वियसली प्रोसीड्स अगर कम है नेटबुक वैल्यू से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट विल बी अ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो प्रोसीड्स 25,000 है, नेटबुक वैल्यू को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, अब एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड नाउ इट विल बी 25 + 3। 28,000 नेटबुक वैल्यू हो गई। अब हो सकता है हम इस नेटबुक वैल्यू के जरिए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। मशीन परचेज ऑन 28 में 2016, और ईयर हमारा एंड होता है जुलाई में, तो ये अगर मई 2016 परचेज किया तो इसका मतलब इस मशीन का फर्स्ट ईयर एंड होगा जुलाई 2016 में। और ड्यूरिंग द करंट ईयर हमने उसको सेल कर दिया, इसका मतलब करंट ईयर में भी जो जुलाई 2017 का उस पर हमने मशीन को यूज़ किया था। एंड नाउ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो इन नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब वैसे ऑलमोस्ट हमने ईयर एंड में लिया था नॉन मशीन हमने, लेकिन फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। और जो जो सेकंड ईयर है जुलाई 2017 उसमें हमने उस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब हम सिर्फ इस पे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो चाहे हम ईयर बिगनिंग में नॉन करंट एसेट परचेज करें, ईयर एंड में परचेज करें, डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज होगा, और ये हमने ऑलमोस्ट ईयर एंड में लिया क्योंकि इसके बाद जुलाई को ईयर एंड हो रहा है, लेकिन फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जो सेकंड ईयर है जुलाई 2017 उसमें हमने इस मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा।
इसका मतलब इस डिस्पोज्ड ऑफ मशीन का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ 1 ईयर का है। इसका मतलब इसको सिर्फ 1 साल डेप्रिशिएट किया गया होगा। अब कॉस्ट एक्स थी इसकी, और डेप्रिसिएशन रेट 20% है। लेकिन जो ईयर ऑफ परचेज है फर्स्ट ईयर होता है, उसमें कॉस्ट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई नेटबुक वैल्यू ऐसा होती नहीं है। अब कॉस्ट एक्स है, अब उस एक्स पे हमने 20% चार्ज कराया होगा। अब बाय द वे अगर परसेंटेज को यूज़ करके कोई और वैल्यू कैलकुलेट करनी, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज द परसेंटेज टू नंबर। तो उसके लिए आप 20/100 कर दे 0.2। और इवन आप 20% ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे नंबर में चेंज कर लेंगे तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। एक्स माइनस 0.2 एक्स, यानी कॉस्ट में से 20% ऑफ एक्स हमने माइनस किया होगा। और क्योंकि इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल का, तो उससे ये नेटबुक वैल्यू आ गई होगी 28,000 की। और जिस वेरिएबल या अल्फाबेट के साथ नंबर नहीं होता उसके साथ हम 1 एज्यूम करते हैं, तो 1 माइनस 0.2 विल बी इक्वल टू 0.8 एक्स इज इक्वल टू 28,000। नाउ एक्स इज इक्वल टू 28,000 डिवाइडेड बाय 0.8। So the cost is 35,000. इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं। अब इस 35,000 पे हम 20% कैलकुलेट करें, तो दैट विल बी 7,000। और 35,000 में से अगर हम 7,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, तो आप लोग देखिएगा 28,000 ही की नेटबुक वैल्यू आएगी। तब हम कॉस्ट का अकाउंट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको मैं यही टाइम करूंगा क्योंकि उसने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के दिया, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि उसकी स्पेस को यूज़ कैसे करना है। 195,000। मशीन परचेज बाय चेक, तो बैंक का रेफरेंस आएगा। इसे प्लीज़ परचेज ऑफ मशीन नहीं लिखिएगा, क्योंकि जो ऑन करेंट एसेट हम चेक से परचेज करें तो ये डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ में बैंक का रेफरेंस देना है। तो ये जो हमने वर्किंग से कैलकुलेट किया वो फिगर लिया। तो ये जो यहाँ क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, नॉन करेंट ऐसे डिक्रीज होगा, डिस्पोजल अकाउंट में वैल्यू डेबिट होगी, इसलिए डिस्पोजल अकाउंट का रेफरेंस दिया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द बैलेंस ईटी। तो पुटिंग भी करनी है कि 237,000, 237 माइनस 35, तो दैट इज 202,000। सीटी को बीटी जरूर करें, इसका एक मार्क्स होता है। बट द रियल डील इज नाउ द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो
तो सपोज करें आप लोग को जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज जैसे कैसे कैलकुलेट करना नहीं समझ आ रहा, तो पहले जो गिवन है उसके एटलीस्ट मार्क्स बचा लें। तो देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, और जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7000 होगी। तो पहले हम ये वैल्यूज पुट इन कर देते ताकि एटलीस्ट इसके मार्क्स बच जाए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ज फॉर द ईयर। तो इसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, प्रोविजन के अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। अनदर रीजन इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये जो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यहाँ से रिमूव होगी, तो ये डेबिट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड द सेम 7000 विल बी क्रेडिटेड टू द डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट का रेफरेंस दिया है इसलिए। अब चार्ज फॉर द ईयर है जो कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ी वर्किंग भी रिक्वायर्ड है। अब मैं तो देखिए बहुत डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, जो न्यू मशीन है और ओल्ड मशीन है सबकी एक साथ निकाल दूँ डायरेक्ट। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली डायरेक्ट करना उस पर डिफिकल्ट बहुत होता है। तो आप लोग को अपने लिए अगर आसान करना है इसको, तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप करें। तो इसका इजी वे आउट ये, स्पेशली इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस, कि पहले जो न्यू नॉन करंट एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट कर ले। उसके बाद फिर अलग से हम जो ओल्डर या एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो कि आपका न्यू नॉन करंट एसेट है ना, तो उसका फर्स्ट ईयर है, ईयर ऑफ परचेज है, तो उस पर कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आरपीएम में भी। और वेरेज आपके जो ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है उनके नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम ओपनिंग नेटबुक ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू निकाल लें और उसी पे 20% कैलकुलेट कर ले, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर ये डिस्पोजल ना हो रही होती ना मशीन की, तो फिर तो यही होता जो आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये डिस्पोजल भी हो रहा है, और कोई भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि फ़ौरन नए परचेज किए हुए एसेट को बेच दे। ऑब्वियसली तो कोई पुरानी मशीन में से ही एक मशीन को डिस्पोज ऑफ किया गया होगा। तो अब ये मैं बताता हूँ उसको अप्रोच कैसे करना है। रेड टाइम्स में वर्किंग के भी अलग से मार्क्स होते हैं, तो अगर पुरानी मशीन का नहीं समझा एटलीस्ट हम न्यू की निकाल लेंगे, तो आपको उसका भी एक आध मार्क्स मिल जाएगा। तो न्यू मशीन की कॉस्ट है 42,000, जो कि हमने एडजस्टेड कॉस्ट निकाल दिया, डेप्रिसिएशन 20% है। तो दैट इज़ 8400। तो चले न्यू मशीन तो हो गई, डेट को थोड़ा और क्लियर कर देते। अब जो ज़्यादा डॉन्टिंग टास्क है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी उस पर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज निकाले। इसकी एक ईजी टेक्निक है। तो ओपनिंग कॉस्ट पे से अगर हम ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, इट मीन्स 195,000 माइनस 68250, तो 126,750। और ये मैंने इस तरह कैलकुलेट किया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज़ 68250। और हमें ये भी पता है कि जो हमने मशीन डिस्पोज ऑफ की है उसकी नेटबुक वैल्यू 28,000 है। क्योंकि करंट ईयर में डिस्पोज ऑफ की गई थी, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस पे ये नेटबुक वैल्यू उस मशीन की इंक्लूडेड होगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो इसकी रिमेनिंग नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 98750। अब इस 98750 पे अब ये जो रिमेनिंग प्लांट मशीनरी की नेटबुक वैल्यू सिंपली इसी पे 20% चार्ज करा देंगे, तो ओल्ड पीएम पे डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा 19750। टोटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये। तो न्यू पे है 8400, पुरानों पे है 19750। तो दैट इज 28150। और ऑब्वियसली इससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है, तो एक क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और बाय द वे सेम अमाउंट हमें इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करवानी होती है। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, चार्ज फॉर द ईयर लिख देते हैं। जगह ज़्यादा इसलिए दो लाइंस यूज़ कर ली। इंस्टेड ऑफ चार्ज फॉर द ईयर वी आर रिक्वायर्ड टू राइट इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज है ये डेबिट होगा फिर इनकम स्टेटमेंट में। तो जो 2850 हम या क्रेडिट कर रहे हैं, हमें उस अकाउंट का रेफरेंस देना है यहाँ, जिसपे सेम ये 28150 डेबिट किया जाएगा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द बैलेंस ईटी। 96,400। तो आई होप से आप लोग को क्लियर होगा अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करना है। एक्सप्लेन वाई बिजनेस पे यूज रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो उसमें रिड्यूसिंग के डिसएडवांटेजेस नहीं बताने, ये बताने कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्यों अप्रोप्रिएट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी देखे, जो अर्लियर ईयर्स हैं उसमें वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेटर ईयर्स में वो आपको कम बेनिफिट देगा। क्योंकि जब एस प्लांट एंड मशीनरी न्यू होता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और जब वो लेटर ईयर्स में लेस एफिशिएंट हो जाता है उस पर रिपेयर मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है, तो वो एफिशिएंसी उसमें रहती नहीं है। तो पहला रीज़न तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा, जो एग्जांपल मैंने की थी उसके टॉपिक कल लेक्चर में, अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज होती है, लेटर ईयर्स में कम होती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मोर एक्यूरेटली इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अनदर थिंग इज दैट तो अर्लियर ईयर्स में नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो रहा था आरबीएम में, वेरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस या तो कम होगा या होगा ही नहीं। मशीनरी पे रिपेयर्स कम आएंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो ज़्यादा आवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वेरेज लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लेटर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ज़्यादा हो रहा होगा मशीनरी एक्सेट्रा पे, तो उन ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम हो गई होगी। तो आरबीएम का ये भी फ़ायदा होता है कि जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाती है तो डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, तो एक फेयर या इवन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस चार्ज होगा इनकम स्टेटमेंट में बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अर्लियर ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, लेटर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा है।
लूज टूल्स में जब लूज टूल्स का क्वेश्चन करूंगा तो उसमें ही डिस्कस करूंगा ये वाला पार्ट भी मैं इसका। एक्सप्लेन वन फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटिव डेप्रिसिएशन, तो ये मैंने लेक्चर वीडियो में भी इस पे बात की थी, तो मैं आपको सैम्पल आंसर लिख के भी दिखा देता हूँ। उससे वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नेम मेंशन करेंगे, 1 मार्क्स उसी का हो जाएगा, प्रूडेंस। तो अब इसको लेकिन इससे डेप्रिसिएशन से 1 मार्क्स से लिंक करने का, प्रूडेंस को डेप्रिसिएशन से। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, इट विल अवॉइड प्रॉफिट्स बीइंग ओवरस्टेटेड। और नॉन करंट एसेट्स की ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा रियलिस्टिक वैल्यू होगी, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे से डिडक्ट होती तो अराइव एट नेट बुक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन की मार्क्स की मैंने इसलिए खोली कि दी अकाउंट्स का आप लोग को बेटर आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द रेफरेंसिंग और द क्रॉस रेफरेंसिंग और पुटिंग डिटेल्स इन द डिटेल कॉलम। तो उसने परचेज में इसने बैंक लिखा है, उसने चार्ज फॉर द यूनिट्स ने इनकम स्टेटमेंट लिखा है। प्रूडेंस और टी अकाउंट्स को लेके ना एग्जामिनर के फ्रिक्वेंटली नेगेटिव कमेंट्स होते हैं बहुत, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि तो आप में से अगर सही समझते हैं कि टी अकाउंट में रेफरेंसेस सही ना भी दे तो चलेगा, तो उनको बहुत अच्छा रियलिटी चेक मिल जाएगा अभी एग्जामिनर रिपोर्ट से। एक तो डेप्रिसिएशन को लेके कंप्लेन है उसकी, इट वाज अपेरेंट दैट कैंडिडेट्स वर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू आंसर द नॉन करंट ऐसे डबल एंट्री क्वेश्चन, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स वर फेमिलियर विद द अकाउंटिंग एंट्रीज, तो ये 2009 नो की एग्जामिनर रिपोर्ट 2018 की है। Candidates were clearly not well prepared to answer both parts of the double entry question on the cost and provision for depreciation. Many errors were made in completion of both the accounts and the presence of extraneous items. There were only very few correct calculations for the depreciation charge for the year. तो आई होप सो आप लोग को डेप्रिसिएशन के आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।